बॉयज एंड गर्ल्स, अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश के कलाकारों की हौसला अफजाई करने के मकसद से जवाहर कला केंद्र की ये बड़ी ही प्यारी सी पहल है, बड़ा ही खूबसूरत इनिशिएटिव है पाक्षिक नाट्य योजना। और पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आज 4 मार्च को आप देखने जा रहे हैं एक बेहद ही मर्मस्पर्शी नाटक। शीर्षक है मुक्ति। मुक्ति के लेखक निर्देशक हैं श्री कैलाश सोनी जी। नाटक के बारे में ब्रीफ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन्स को प्लीज साइलेंट मोड या फ्लाइट मोड पर रखें। साथ ही साथ नाटक के मंचन के दौरान अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो फ्लैश लाइट्स को ऑफ रखें। नाटक मुक्ति कहानी है पिता पुत्र के रिश्तों की गहराई को छूते हुए नई पीढ़ी की बदलती सोच और जो प्राथमिकताएं हैं, जो न्यू जनरेशन की सोच है, उनकी प्रायोरिटीज है, उस पर प्रकाश डालेगा आज का ये नाटक। इस कहानी में ये दिखाया जाएगा आपको जो आज के ज़माने की, आज के दौर की कटु सच्चाई है कि किस तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल देते हैं, पर अपने माता पिता के त्याग को ना समझते हुए बच्चों को ये लगता है कि उन्हें दूर कर दिया गया है। ऐसे में अटैचमेंट के स्ट्रिंग्स, अपनेपन का, लगाव का जो धागा है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। मुक्ति किस चीज़ से, आखिर किस वास्ते ये मुक्ति चाहिए, इसी का मंचन अब होने जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। आइए देखते हैं श्री कैलाश सोनी जी द्वारा लिखित और निर्देशित मुक्ति। धरती, आकाश, पाताल, हवा, पानी, अग्नि, चांद, तारे, सूरज, फूल, खुशबू, पशु पक्षी, ये सभी उस परम पिता परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। और इन सभी रचनाओं में उसकी सबसे खूबसूरत और अनमोल रचना है मानव। मानव जिसे मालिक ने इतनी शक्ति दी है कि वो दुनिया के सभी अन्य शक्तिशाली प्राणियों को भी वश में कर सकता है। खूबसूरत और आरामदेह जीवन जीने की आवश्यकता के अनुकूल वो आविष्कार भी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उसे सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। इसीलिए ऊपर वाले की बनाई इस कायनात में अगर सबसे खूबसूरत जीवन कोई जीता है तो वो मानव। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में वक्त का ऐसा दौर भी देखा है कि उन्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो गई और वो स्वयं अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म करके मौत को गले लगा बैठते हैं। कारण चाहे जो, जब उसे जीवन मृत्यु और मृत्यु जीवन के समान दिखने लगता है तो वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। मृत्यु यानी मुक्ति, जिंदगी के तमाम दुख दर्द से मुक्त यानी मुक्ति। मगर ये कहानी कुछ अलग है। एक इंसान जो जीना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है और वो उस बोझ से मुक्त होना नहीं चाहता।
वो उस बोझ को ढोना चाहता है, क्योंकि वो जानता है मौत तो मुक्ति है उस दर्द से, उस पीड़ा से जिसे वो सहना चाहता है, भोगना चाहता है। इसीलिए वो मौत से डरता है, वो जीना चाहता है हर दिन मरने के लिए, वो जीना चाहता है हर पल मरने के लिए। उसे मुक्ति नहीं चाहिए। एक इंसान ऐसा कौन सा गुनाह कर सकता है, कौन सा अपराध कर सकता है जिसकी सजा वो अपने आप को जिंदा रखकर देना चाहता है। दुनिया उस मालिक के आगे हाथ जोड़कर दौलत, शोहरत, खुशियां, ऐशो आराम मांगती है। वहीं पर वो इंसान उस मालिक से हाथ उठाकर दुख, दर्द, तकलीफ, आंसू मांगता है और मांगता है लंबी उम्र की दुआ। नहीं चाहता वो मुक्ति। जब बूढ़ा हो जाता है तो घर के टेलीफोन की घंटी भी कम बजने लगती है। उम्र के साथ साथ तमाम रिश्ते भी पूरे हो जाते हैं। बूढ़ा हो चुका है, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा।
जानता हूँ तुम्हें कौन सी दवा चाहिए, मगर मजबूर हूँ, वो दवा नहीं ला सकता। आता हूँ, आ रहा हूँ। शांति, लो, ये दवा लो। लो, दवा लो। हाँ, मैंने खाना खा लिया, दरवाजा बंद है। अब ये पानी पी लो। लो, अब सो जाओ। अंदर से कुंडी। हाँ, मैंने कुंडी लगा दी। वैसे भी किसी चोर के लिए इस घर में रखा ही क्या है, कुछ पुराना फर्नीचर और तुम्हारी दवाइयों के सिवा। सो जाओ और चादर ओढ़े रखना। पापा पापा सुनाओ ना, प्लीज पापा सुनाओ ना। आप गाना नहीं सुनाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। शांति, अरे क्या हुआ? हैं? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? आप सोए नहीं? अरे सो ही रहा था बाबा, तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा तुम्हें कुछ चाहिए। कुछ चाहिए कुछ नहीं। तो सो जाओ और ये चादर ओढ़ के रखना। बरसात की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। हे भगवान,
हो गया? हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे शांति, क्या हुआ? ये कौन है? ये अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। ओह, खिड़की खुली। अंधेरे में कुर्सी से टकराकर बेहोश हो गया। शायद चोरी करने आया। हाँ, बेहोश ही। इसके होश में आने से पहले मुझे पुलिस को फोन करके बुला लेना चाहिए। इसे भी अभी खराब हुआ, शायद बरसात की वजह से। अगर इसे होश आ गया तो, पर क्या ये चोरी करने ही आया था? इतनी रात गए, खिड़की के रास्ते आने का मतलब हो भी क्या सकता है? चाहे जो भी हो, मुझे तो सावधान रहना चाहिए। और फिर शांति, अब क्या करूं? ये ठीक है, ये ठीक है। इसके एक बार फिर फोन लगा कर देखो, शायद लगी जाए। करने आए थे? जी मैं तुम चोरी खुशी से नहीं करते, पढ़े लिखे हो, मजबूरी है, नौकरी नहीं मिली, यही सब कहना चाहते हो ना? जी मैं अरे देश में हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, तो क्या उन सबको चोरी डकैती लूटमार करनी चाहिए? जी मैं अरे नौकरी नहीं मिलने पर मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। हाँ, तुम भी कर सकते हो। शर्म मेहनत मजदूरी से नहीं, बुरे कामों से करनी चाहिए। अरे यहाँ तो सिर पर चोट लगी। वो जब मैं टकराया तो शायद उसी से। एक मिनट है। लो, दवा लगा देता हूं, बैठे हो। दर्द तो होगा ही, ऐसा काम क्यों करते हो? डरो मत, मेरी पत्नी। क्या वो बीमार है? हाँ, क्या बीमारी है? आता हूँ, शांति, आता हूँ।
शायद आप देना ही नहीं चाहिए। यही समझ। लेकिन सवाल आपकी पत्नी के विषय में। और मेरा जवाब मेरे बेटे के विषय में है। आपका बेटा जिंदा है मेरी पत्नी के लिए और मर चुका मेरे लिए। बेटे के लिए उसकी ममता मेरे प्यार से 9 महीने ज्यादा हुए। मेरा इंतजार खत्म हुआ मगर बेटे के लिए उसका इंतजार उसकी अपनी मौत के साथ ही खत्म हो गया। चाय पियोगे? जी चाय इस वक्त? हाँ, बना करके रख लेता हूँ। बार बार मुझे अपनी पत्नी को दवा जो देनी पड़ती है। लो चाय पियो। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मेरी पत्नी मेरी चाय की बहुत तारीफ करती है। पियो चाय पियो। क्या हुआ? चाय नहीं पीते हो? जी ओह सॉरी हाथ खोलने पर हमला तो नहीं करोगे? मैं तमाशी हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिर खाना मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर डरते काहे को? यानी कुछ है? देखूं? ये क्या है? दवाई। देखो कैसी दवा है। ओह पॉइजन! तो तुम कातिल भी हो। पहले लोगों को जहर देते हो फिर उनके मरने के बाद उन्हें लूटते हो। मैं कातिल नहीं हूँ। तो फिर ये जहर? ये जहर मैंने किसी की जान लेने के लिए नहीं रखा। तो फिर क्या अपनी आत्महत्या के लिए रखा है? हाँ हाँ ये मैंने अपने लिए रखा है। बहुत डरते हो पुलिस से। पकड़े जाने पर आत्महत्या कर सको शायद इसीलिए। लाओ हाथ खोल देता हूँ। आता हूँ। सुनो, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन खिड़की के रास्ते मत जाना। दरवाजा उधर है, उधर से जाना। और हाँ, चाय पी करके जाना। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ शांति? कौन है? अरे मेरा एक पुराना परिचित है। इस वक्त? हाँ, जयपुर किसी काम से आया था। वापसी में ट्रेन छूट गई, सो यहाँ चला आया। क्या रात में? अरे नहीं नहीं, रुकेगा नहीं, कुछ देर बाद चला जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? बाहर बारिश है? हाँ है तो। हाँ हाँ कह दूंगा बाबा। से कहना सवेरे होने पर। कह दूंगा बाबा, कह दूंगा। वो रुकना चाहे तो रुक जाएगा। ठीक है, तुम सो जाओ और ये चादर अच्छी तरह से ओढ़ो। चाय बैठकर भी पी सकते हो। तो आपने मेरे लिए माजी से झूठ बोला। तो क्या कहता? एक चोर है, चाय पी करके चला जाएगा। इस वक्त कहाँ है आपका बेटा?
वो देखो स्कूल की किताबें छोड़ करके जोक्स की बुक पढ़ रहा है। वो देखो मेरे लाख मना करने के बावजूद बिल्ली के इस बच्चे के साथ बिस्तर पर खेल रहा है। राहुल जाओ जाओ से बाहर छोड़ कर आओ। देखो राहुल, जिद करना अच्छी बात नहीं। पापा राहुल, पानी की टंकी पर क्यों चढ़े हो? नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरोगे? नहीं, पहले मेरी कविता सुनिए। अरे ये कोई तरीका है कविता सुनाने का? पहले कविता सुनिए तो। देखो राहुल, तुम गिर जाओगे, नीचे उतरो। कविता सुनिए। राहुल, मैं ऊपर आकर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। आप ऊपर आओगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, कूदना नहीं। अच्छा अच्छा, तुम कविता सुनाओ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ, पापा की आंखों का तारा हूँ, अम्मी की राज दुलारा हूँ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ। राहुल राहुल प्यारा प्यारा, कविता अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे मारा। जानती हो क्योंकि वो छत से नीचे गिर सकता था। बहुत प्यार करते थे आप अपने बेटे से। हाँ, बहुत प्यार करता था अपने बेटे से, और अपने बेटे के प्रति अपने ही प्यार से डरने लगा था। वो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार मेरे बेटे की हर जिद की दीवार को मजबूत करता जा रहा था। डरता था किस बात से? कहीं ये दीवार इतनी मजबूत ना हो जाए कि मेरे बेटे का भविष्य अंधकार में खो जाए। इसलिए मैंने उसे पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज दिया। क्या वो खुशी खुशी चला गया? बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, लेकिन इस बार मैं जिद कर बैठा था उसके सुनहरे कर के लिए। हाँ, और माँ जी ने कुछ नहीं कहा? शुरू में मुझसे बहुत नाराज थे, बाद में उसने भी हालातों से समझौता कर लिया। जब आप ही ने अपने बेटे को बाहर भेजा तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है? क्यों ना कहूं? अरे क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने उसे पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा, उसे एक अच्छा इंसान बना
सबसे बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप का साथ उस वक्त छोड़ देना जब जब उनके घुटने टूट रहे हो और रीढ़ की हड्डी चले तब। अपने अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप से दूर, घर से दूर जाके रह सकता है? नहीं। भविष्य काल का चिंतन एक परिपक्व दिमाग ही कर सकता है। हाँ तो मैंने किया
उसके सुनहरे कल के लिए। ऐसा आप सोचते हैं, वो नहीं। आपने उसे घर से दूर भेज दिया। तो इलाज किसका कर रहा है? एक पूर्ण व्यक्ति का या एक बच्चे का? अगर वो बच्चा है तो वह यही समझेगा कि वो डॉक्टर नहीं, उसका जल्लाद है, उसका दुश्मन है। आखिर कब तक वो उसे अपना दुश्मन समझेगा? चुप क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं दे? आखिर कब तक वो उसे अपना दुश्मन समझेगा? जब तक कि वो सही और गलत का फर्क न समझने लग जाए। मेरा बेटा भी समझने लगा। हर अच्छी बुरी बात करता था मुझसे, अपनी माँ से। हर छोटी बड़ी बात, अच्छे नंबरों से पास होने की खुशी चीख चीख करके बताना, ग्रेजुएशन करना, डॉक्टर की डिग्री
गया, लेकिन इस दिल से क्यों नहीं जाता। सुनो जी, आप पूजा करोगे ना? आखिर कब तक तुम उसके नाम की यूं पूजा करो? क्या कुछ पल के लिए तुम मेरे साथ? जी, मैं आपके साथ। केवल माँ नहीं भुला पाती अपने नालायक बच्चों को। माँ की ममता अंधी जो होती है,
गीली मिट्टी के बर्तन के समान जन्म लेता है आदमी, जिसमें सद्गुणों और सत्कर्मों का रंग भरती है माँ। और पिता उसे जिंदगी की हालात की तपिश में तपाकर उसे मजबूत बनाता, ताकि बुरे वक्त में वो टूट न जाए। मगर हाथ से फिसलती रेत के समान जब वो अपने बच्चों को छूटते हुए देखता है, तो वो तिलमिला उठता है। प्यार से डांट कर मार पीट करने के हर संभव व्यक्त करने के बावजूद जब वो अपने बच्चों को सही राह पर लौटते हुए नहीं देखता, तो वो उन्हें बुला बैठता है। क्या आप अपने बेटे को बुला पाए? तुम घूम फिर करके मुझ पे ही मार क्यों करते हो? मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा आपसे। तुम्हारा हर सवाल पिता के दायित्व के प्रति क्यों था? तुम्हारी बातों में औलाद के प्रति इतना पक्ष क्यों? इसमें पक्ष और विपक्ष की बात कहां से आई? मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा है। शादी हो गई तुम्हारी? जी मैंने पूछा शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। तो पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उन्हें कामयाब बनाने में अपनी तमाम उम्र फूंक दो। जब वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तब एक लाठी के सहारे टिक टिक करते हुए मेरे पास चले आना। तब तुम मेरी उस जमात में शामिल हो जाओगे जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। तब तुम्हारे हर सवाल के मायने बदल जाए। हो चलिए, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपका बेटा वापस लौट आता है, तो क्या आप उसे माफ करते हैं? नहीं, नहीं तो मैं उसे माफ करूंगा, मैं इस घर में घुसने दूंगा। अब क्या लेना आएगा वो हमारी चिता को आग देने? ये आपका फैसला हुआ। और माजी अगर उसे माफ नहीं करते और इस घर में आने दें, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या हुआ? जवाब दीजिए। कहां जा रहे हैं? जवाब दीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सुन रहे हैं आप? जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब। सुन रहे हैं आप? तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए था ना? तो सुनो, यह सच है कि राहुल की मां राहुल को घर में आने से नहीं रोकी, पर उससे भी बड़ा सच यह है कि ना ही तो उसे अपने बेटे के लौटने की खुशी हो, उसे माफ करेगी। झूठ झूठ है ये। एक मां अपने बेटे के प्रति इतनी कठोर कभी नहीं हो सकती। जीते जी मरने के वक्त को हो सकती। क्या माजी? मर गई, नहीं, मेरी शादी मर गई।
तभी तूफान को आना था। वो साथी नारी जिस पर मेरा आशियाना था। ये महतेल की जाने पर बाकी का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। आज के दिन ये देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो, मेरी शांति भी मुक्त हो, सभी दुखों से, ना कोई आंसू, ना बेबसी, ना उम्मीद, सभी दुखों से मुक्त। सिर्फ व्यक्त नहीं कर सकता, भाग्य परिवर्तन मैंने मंदिर में जाके मांगी, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। अब ईश्वर ही न चाहे तो मैं क्या करूं? बस बहुत मैंने हर बार कहना चाहा, लेकिन आपकी आंखों में अपने बेटे के प्रति इतनी नफरत को देखकर कह ना सका। बाबूजी, बाबूजी मैं छोड़ रही हूँ बाबूजी। या बाबूजी जोर समझ लिया। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मर गई, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मर गई और मैं उसे बोल भी नहीं पाया। माँ, तेरा राहुल लौट आया, माँ तेरा राहुल लौट आया, देख तेरा बेटा लौट आया, माँ तेरा बेटा लौट आया। बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे डांटिए, फटकारिए, मारिए बाबूजी, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए बाबूजी। बाबूजी कुछ बोलिए,
ऐसे चुप नहीं रहिए बाबूजी। बाबूजी कुछ तो बोलिए बाबूजी। बाबूजी कुछ बोलिए, बाबूजी कुछ बोलिए बाबू। तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। और इस खूबसूरत मर्मस्पर्शी नाटक के मंचन के बाद मुझे दो शेर याद आते हैं। मुनव्वर राना साहब जिन्होंने माँ के बारे में बड़ी प्यारी गज़लें कही हैं, शेर कहे हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और साथ ही मिराज फैज़ाबादी साहब का शेर है कि मुझे थकने नहीं देता मेरी ज़रूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता मेरी ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो ये बेहद मर्मस्पर्शी नाटक मुक्ति आपने अभी देखा, दो जनरेशन के बीच का द्वंद्व। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों का। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मुक्ति के राइटर डायरेक्टर कैलाश सोनी जी का। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शाकिर खान साहब। पिता की भूमिका में नरेंद्र सिंह बाबल जी। वृद्ध पुरुष की भूमिका में कजोड़मल मीना जी। पुत्र एक की भूमिका में गौरव त्रिपाठी। जोरदार तालियां गौरव के लिए। माता की भूमिका में निकिता। पुत्र 2 की भूमिका में जहीर। आइए जहीर। सूत्रधार रहे प्रणय भारद्वाज जी, जाना पहचाना नाम है, आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ बैक स्टेज भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है। बैक स्टेज सपोर्ट के लिए सचिन भट्ट। लाइट्स शहजोर अली साहब जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्डी भी हैं। जोरदार तालियां सेट डिजाइनिंग के लिए आसिफ शेर अली खान साहब के लिए। म्यूजिक दिया विकास सैनी जी ने। मेकअप बाय असलम पठान। कॉस्ट्यूम अल्ताफ हुसैन। तो ये एंटायर क्रू है मुक्ति का, इन सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए। और दर्शकों, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ इस नाटक को एंजॉय किया। वी आर वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। दो जनरेशन्स के बीच का जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, जो सोच है, जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज़ हैं, उनके बारे में। और आइए अब हम स्वागत करते हैं
जवाहर कला केंद्र के कंसल्टेंट प्रोग्रामिंग मैनेजर मिस्टर चंद्रदीप हाड़ा जी से आपसे सर निवेदन करेंगे, मंच पर आएं, कलाकारों का उत्साहवर्धन करें और श्री कैलाश सोनी जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां।